नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए जो रणनीति है वो बना चुके होंगे और उस पर कार्य भी कर रहे होंगे। और आपसे जितनी क्षमता है पूरी क्षमता के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लग चुके होंगे और उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है, जो आप कह सकते हो अंतिम स्टेज में है, उसको कैसे बूस्ट किया जाए। तो उसी के लिए हम प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप सब जुड़ते हैं और निश्चित रूप से इस सीरीज से आपको मदद मिलेगी। यदि आपने पहले से विषय वस्तु का अध्ययन कर रखा है, पहले से विषय वस्तु के बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से आपको इससे मदद मिलेगी। क्योंकि परीक्षा में जब प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करते हैं और समय बहुत कम बचा होता है, तो परीक्षा की तैयारी का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा विगत वर्षों के प्रश्नों को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर उन महत्वपूर्ण टॉपिक को इकट्ठा करना, उनका बार बार रिवीजन करना जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सप्ताह में तो नहीं, लेकिन अगले सप्ताह में आपको विषयवार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, कराए जाएंगे और उतना निश्चित तौर पर आपको करना होगा। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहली बात, आप सबसे एक शिकायत भी है कि यदि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आता है, ठीक है, जिनको नहीं पसंद आता उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं पसंद आता निश्चित रूप से कुछ कमियां होंगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन कमियों को हमें बताओ जिससे हम उन कमियों को दूर कर सकें। रही बात जिनको पसंद आ रहा है कार्यक्रम, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं, एक कमेंट तो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको प्रत्येक दिन मैं कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं और आप खुद का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे साथ नहीं करते हो, आप होमवर्क नहीं करते। ये गलत चीज़ें हैं। जब तक आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप अध्ययन कर रहे हो, जब तक आप उस विषय वस्तु के साथ जुड़ोगे नहीं, जब तक आप स्वयं से कार्य नहीं करोगे, तब तक आप जैसे आप रिजल्ट चाहते हो, जैसा आप परिणाम चाहते हो, वो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखो। शाब्दिक त्रुटियां इग्नोर करना है क्योंकि जो टाइपिस्ट हैं उतनी योग्यता सबकी नहीं होती है, ठीक है, उतने लोग नहीं काबिल होते हैं कि हर चीज़ को सही कर सकें, ठीक। तो कहीं कहीं शाब्दिक त्रुटियां होती हैं, उसको हमें इग्नोर करना है। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट, ये एरर है, कोई बात नहीं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। सबका जवाब आना चाहिए। अब इससे आसान सा प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, सबका जवाब आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपको बताना है। फास्ट जवाब आप में से जितने लोग देख रहे हैं सबका जवाब आना चाहिए। और सब जब भी आप हमारे साथ अध्ययन करते हैं, चाहे करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं, चाहे मुख्य परीक्षा अध्ययन करते हैं, चाहे विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, अनिवार्य रूप से आपके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स लेकर, आप पेज लेकर, पेन लेकर अवश्य बैठें, जिससे नोट्स बना सकें, जिससे कुछ फैक्ट यदि बताया जाए नोट कर सकें, या कोई टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नोट कर सको कि आपको ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल, कहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट आपको बताना है। फास्ट जवाब, सभी का जवाब सही आना चाहिए। आपको बता दें विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। और अभी हाल ही में नेपाल ने घोषणा की थी कि माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8048.86 मीटर है। ठीक है, तो अक्सर हम पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो 8848 मीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट के बारे में कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आपको याद रखना है वर्ष 1984। क्यों याद रखना है वर्ष 1984? क्योंकि वर्ष 1984 में भारत की तरफ से बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट फतह किया था और वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक स्तर पर वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने इसको फॉरेस्ट किया था, जिन्होंने इसको फतेह किया था, तो आपको याद रखना है जुंको, ये नाम आपको याद रखना है, जुंको। पूरा नाम नोट करना है तो पूरा नाम भी नोट कर सकते हैं, जुंको ताबेई ये प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है, जुंको ताबेई ये प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। भारत की तरफ से जब हम बात करते हैं तो नाम आता है बछेंद्री पाल मैम का।
बछेंद्री पाल मैम ने सर्वप्रथम एवरेस्ट फतह किया था वर्ष 1984 में। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जो पहली महिला थी वो किस देश से संबंधित थी, तो आपको बताना है कि ये संबंधित थी जापान से। कहाँ से संदर्भित थी? जापान से ये संदर्भित थी, ये आपको पता होना चाहिए। जापान वही देश है जहाँ की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा यदि हम बात करें तो येन। इसके साथ साथ यहाँ पे आप जानते हैं जाक्सा यहाँ की स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पिछले दिनों याद होगा मैंने बताया था कि काशी में, क्योंकि काशी को क्योटो बनाने की बात की गई थी, तो काशी में एक यहाँ पे रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर बना है जापान की सहायता से, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं उसको फतह करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो याद रखिएगा 7 महाद्वीपों के शिखर पर चलने वाली जो प्रथम महिला हैं वो भी हैं जुंको ताबेई। इनका नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पुस्तकों में इनका नाम देखने को नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा आपके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की दूसरी महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया, तो इनका नाम था संतोष यादव। इनका भी नाम आप याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न से इतनी जानकारी पर्याप्त है, और माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई भी प्रश्न यदि आता है सामान्य सा तो आप कर ले जाओगे। चलिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर, अच्छा प्रश्न है, बताएं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहां पर स्थित है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, सभी का जवाब आना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। और नोट, एक पेज लेकर नोट करते रहिए कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। क्यों नोट करना जरूरी है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन के प्रश्न आप सही कर पा रहे हो। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो किस सेक्शन से है, कौन सी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न गलत हो रहा है, उस टॉपिक की आप पहचान कर सकोगे और बाद में उसको रिवाइज कर उन कमियों को आप दूर कर सकोगे। तो प्लीज इतना जरूर करिए। चलिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? यहाँ पे बात हो रही है गुरु शिखर। आपको बता दें भारत में एक जिला है सिरोही। क्या जिला है? सिरोही जिला। और सिरोही जिला ये पड़ता कहाँ पे है, तो आपको बता दें सिरोही जिला पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान के इसी सिरोही जिले में आपको गुरु शिखर पर्वत चोटी देखने को मिलेगी। और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर की ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान से संदर्भित है, सिरोही जिले से संदर्भित है, और 1722 मीटर ये ऊंची चोटी है। अब गुरु शिखर की बात हो रही है, तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जो गुरु शिखर है ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताओगे गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। यहाँ पर ऊंची चोटी की बात हो रही है, तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है कंचनजंगा का, और कंचनजंगा के बाद जो अगला स्थान आता है वो आता है माउंट मकालू का। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में जाना पड़ेगा और अनाईमुड़ी आपको उत्तर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे दोदा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर आपस में मिलते हैं, तो आप बताओगे नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इतनी जानकारी आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी विशेष रूप से जो है वो कितने राज्यों में फैली है, तो आपको बताना है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला विशेष रूप से जब हम बात करते हैं तो यह याद रखिए कि नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये फैक्ट जरूरी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो ज्वाइंट स्थल है जहां पर ये तीनों राज्य एक जगह पे मिलते हैं, वहीं पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। यह भी जानकारी आपको रखना है।
अब हमने देखा कि गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली के बारे में आप जानते होंगे कि भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। और अरावली के विस्तार की जब आप बात करते हो तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें राजस्थान और हरियाणा भी आते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप बताओगे प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। किसका? अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह भी आपके लिए जरूरी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अरावली क्या है? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब गुरु शिखर से संदर्भित या अरावली से संदर्भित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा तो आप उसके योग्य हो गए हो कि आप सही जवाब दे सकोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम क्रम को बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम है जो हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम क्रम को दर्शाता है। चलिए बताइएगा कौन सा इसमें से क्रम है। चलिए बताइएगा। थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो आवाज़ यदि कभी फंसती है तो माफ़ करिएगा, ठीक है। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपकी कक्षा सुचारू रूप से हो सके। और आपको बता दें, क्योंकि आप इस कक्षा को आज रात्रि 11 बजे देख रहे हो, रात्रि 11 बजे इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए नहीं है और उसके स्थान पर आपको ये कक्षा दी जा रही है जिससे उस समय आपका बेकार ना हो। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू। अब इसमें क्या है कि यदि आपको बार बार मैं बोलता हूं आपको कि मैप का आपको अध्ययन होना चाहिए, भारत का जो प्राकृतिक मैप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और अगली कक्षा में मैं प्रयास करूंगा कि ये चीज़ें आप तक उपलब्ध कराई जाएं जिससे कोई भी प्रश्न यदि बने तो आप आसानी से जवाब दे सको। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी तैयारी पूर्ण है तो उस आधार पर आपको बताना है। किस बोला जा रहा है? पूर्व से पश्चिम को क्रम। अब इसमें सबसे पूर्व में क्या आता है? सबसे पूर्व में यदि हम बात करें तो आपकी शुरुआत होगी वो सिक्किम से होनी चाहिए या आप कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश से होनी चाहिए। सबसे पूर्व में तो यही होगा। अब इसमें से आपको देखना है कि सबसे पूर्व में क्या है। क्या धौलागिरी सबसे पूर्व में है और उसके बाद कंचनजंगा आता है? गलत है, ऐसा नहीं है। क्या नामचा बरवा सबसे पूर्व में है? जी हाँ, नामचा बरवा सबसे पूर्व में है। नामचा बरवा चीन से आप कह सकते हो संबंधित है, तो ये सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलता है। नामचा बरवा सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि इसी स्थान से, इसी नामचा बरवा नामक स्थान से ही आपको देखने को मिलता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में मुड़कर प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरा आपको देखने को मिला कंचनजंगा। कंचनजंगा आप जानते हो सिक्किम में देखने को मिलता है। आपको कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो सबसे पूर्व में नामचा बरवा। नामचा बरवा वही स्थान है जहां से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर यहाँ पे ये नामचा बरवा पर्वत पड़ता है और इसी के बाद ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा के बाद यहाँ पे दिया है नंदा देवी। क्या नंदा देवी माउंट एवरेस्ट? नंदा देवी पहले पड़ता है या माउंट एवरेस्ट पहले पड़ता है? यदि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हो तो माउंट एवरेस्ट पहले पड़ेगा या नंदा देवी पहले पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। मतलब ये वाला जो क्रम है वो भी गलत है। अगला यदि हम देखें तो ये तो गलत ही है। तो यहाँ पे देखो दिया है डी विकल्प में नामचा बरवा सबसे पूर्व में, क्योंकि नामचा बरवा सबसे पूर्व में है। यहाँ पे नामचा बरवा के बाद जब हम आगे आते हैं सिक्किम में तो कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद सिक्किम से जब हम ऊपर थोड़ा सा जाते हैं नेपाल में तो यहाँ पे देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट, और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सही क्रम क्या हुआ? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। और यदि आप ध्यान से इसमें देखोगे
तो यदि सामान्य रूप से, भले ही आपको मैप की जानकारी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यदि आपने भूगोल पढ़ रखा है, भारत का प्राकृतिक अध्ययन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो भी आप इसको अपना, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आप जानते हो कि हिमालय की जो चोटियां हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है शिवालिक। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे भारत के राज्य दिए हुए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। मतलब कुछ राज्य दिए हुए हैं और उन राज्यों की सबसे ऊंची चोटी दी हुई है, और आपसे बोला जा रहा है सही उत्तर का चयन करें। मतलब इन राज्यों की सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, इन्हीं में से कोई हैं, उनको आपको टिक करना है। जैसे राज्यों में देखें तो तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। चोटियों में यदि हम बात करें तो धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और दोदा बेट्टा दी हुई हैं। अब आपको इस आधार पे टिक करना है। चलिए बताइएगा, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। देखो, अब आप इतना तो जानते होंगे, यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने परीक्षा दिया है, तो इतना तो आपको पता होगा कि कौन सी चोटी कहां पर पड़ती है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सी चोटी कहां पर पड़ती है, ये जानकारी आपको होगी, आपको जवाब देना है। देखो, जिनको नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूं कैसे आप इसको निकाल सकते हो। अभी आपने पढ़ा कि गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में अरावली पड़ता है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक, तो कहने का मतलब है अभी अभी आपने पढ़ा है, कुछ भी नहीं पता है, कम से कम अभी 5 मिनट पहले जो पढ़ा उतना तो याद होगा। यदि उतना याद है तो आपने अरावली का मैच किया गुरु शिखर से। अब अरावली का मैच गुरु शिखर से मतलब दूसरे का मैच हो रहा है सी से। ठीक है, अब इसमें आप देख लो कि कहां पे मैच हो रहा है। दूसरा सी कहां दिया हुआ है, एक ही विकल्प में दिया हुआ है, वो विकल्प है डी। सी का दूसरा दिया हुआ है एक ही विकल्प में, जो है डी। अब आप आसानी से अपने जवाब देख सकते हो, मतलब एक ही से आपका उत्तर निकल गया। लेकिन यहां पे हम समझ लेते हैं, यहां पे बात हो रही है तमिलनाडु। अभी मैंने तमिलनाडु की भी बात किया, जब हमने बात किया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की, तो हमने बताया कि नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं दोदा बेट्टा। तो तमिलनाडु का मेल हो गया दोदा बेट्टा से, मतलब एक का चौथा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डी विकल्प हमने पकड़ा था वो सही हो रहा है। फिर बात आता है नागालैंड की। नागालैंड की जो चोटी है उसको बोलते हैं सारामती। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो चोटी है वो है धूपगढ़। तो आप आसानी से देख सकते हो कि चौथे का ए और तीसरे का जो है बी, और इसके बाद हमने 2 और कर लिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम, बहुत ज़्यादा यदि आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप अभी पढ़ रहे हो वो आप अपनी अस्थाई जो मेमोरी है ना उसमें इसको लेकर जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ घाटियाँ दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ घाटियाँ दी हुई हैं, और इन घाटियों को जो है आपको संबंधित राज्य से मैच करना है। और यहाँ पे पहला धूपगढ़ चोटी लिखा हुआ है, आपको बता दें ये होगा लद्दाख, ये है लद्दाख। यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, करेक्ट कर लीजिएगा, यह है लद्दाख। लद्दाख समझ कर इसको अब विचार करना है। ठीक है सॉरी। घाटियों में मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, यूथांग घाटी, 4 घाटियां दी हुई हैं। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। चले अब मिलान करना है इन घाटियों के बारे में। चले फास्ट जवाब, फास्ट जवाब इसका दीजिए। चले देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज्य की मिलान कीजिए, और मतलब इसको जो है मिलान करवाना है। अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिया है मरखा घाटी।
मरखा घाटी की यदि हम बात करते हैं तो मरखा घाटी आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, मरखा घाटी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लद्दाख में देखने को मिलता है। जुकू घाटी, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्पों पे मत जाइएगा, थोड़ी सी गलतियाँ की गई हैं, टाइपिंग एरर है, तो इस तरह से मैच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। मरखा घाटी आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। जुकू घाटी की बात करें तो जुकू घाटी आपको देखने को मिलता है नागालैंड में, ये देखने को मिलेगा। सांगला घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यूथांग घाटी की यदि हम बात करें तो ये सिक्किम में देखने को मिलता है, गंगटोक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। कहाँ पर, सिक्किम में देखने को मिलता है सॉरी, गंगटोक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो पहला चीज, यूथांग घाटी सिक्किम, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, जुकू घाटी नागालैंड और मरखा घाटी लद्दाख, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक आपसे और पूछा जाता है नेलोंग घाटी, तो नेलोंग घाटी आप नोट कर सकते हैं उत्तराखंड। इसके साथ साथ कुल्लू घाटी पूछा जाता है अक्सर, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी अक्सर पूछा जाता है, शांत घाटी आपको देखने को मिलता है केरल में। यदि आपसे पूछ लिया जाए फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी जो है, वैली ऑफ फ्लावर जो है, ये भी देखने को मिलता है उत्तराखंड। तो इस प्रकार से जो कुछ प्रमुख घाटियां हैं वो आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम, शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला, और सांगला के साथ साथ आपको नोट करना है कुल्लू हिमाचल प्रदेश, यूथोंग घाटी सिक्किम, ये आप नोट कर लीजिए, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेलोंग घाटी भी नोट कर लीजिएगा, नेलोंग घाटी ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में शांत घाटी बात हो गई इसकी कि केरल में मिलता है, इसको बताएं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ दर्रे दिए हुए हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पे कुछ दर्रे दिए हुए हैं, बनिहाल, नाथुला, नीति, सिपकीला, और यहाँ पे राज्य दी हुई है। तो दर्रों के बारे में तो आप अक्सर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे बात हो रही है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की बात करें तो बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहां देखने को मिलता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा की जब हम बात करते हैं तो नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहां पे देखने को मिलता है, सिक्किम में। नीति दर्रा कहां पे देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सिपकीला दर्रा कहां पे देखने को मिलता है, तो सिपकीला दर्रा आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस आधार पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ और दर्रे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जगह आपकी पुस्तकों में मिल जाए। यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, यदि आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सबसे पहले बुमला दर्रा आएगा, बोमडीला दर्रा आएगा, बुमला, बोमडीला और सेला। कौन कौन सा, बुमला, बुमला दर्रा, बोमडीला दर्रा और सेरा दर्रा। ठीक है, ये आपको सेला दर्रा ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आप नोट करिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है सिपकीला दर्रा और रोहतांग, रोहतांग और सिपकीला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने अभी देखा था नीति दर्रा, नीति दर्रा के साथ साथ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब आपको नोट करना है सिक्किम। सिक्किम में यदि हम बात करें तो दो दर्रा देखने को मिलता है, एक है जेलेपला, जेलेपला और दूसरा है नाथुला। ठीक है, तो जेलेपला और नाथुला दर्रा कहां से देखने को मिलता है, सिक्किम में। अब बात आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं,
बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा और जोजिला दर्रा। बनिहाल, चांगला और जोजिला ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो जो महत्वपूर्ण दर्रे थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे भी वही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, मे भी वही प्रश्न है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही में पश्चिम से पूर्व क्रम बताएं। यहाँ पे 4 दर्रे दिए हैं और पश्चिम से पूर्व। आज के समय में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि हम सभी दर्रों के बारे में रट चुके हैं। कोई भी बच्चा जो एसएससी बैंक, रेलवे की भी तैयारी करता होगा उसको भी दर्रों के बारे में पता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको अलग सोच के साथ, अलग रणनीति के साथ पढ़ना है। यहाँ पे क्रम पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 दर्रे दे दिए गए, पूछ लिया गया है इनका पश्चिम से पूर्व क्रम लगाएं। अब इसके लिए जरूरी है क्या कि सबसे पहली बात कि संबंधित दर्रों का राज्य आपको पता हो। दूसरी बात, इन राज्यों की अवस्थिति क्या है यह भी आपको पता होगा, तभी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, सिपकीला, नाथुला, बॉमडिला, लिपुलेख। चलें, पास में बहुत ही आसान सा है, जल्दी से बताएं। देखो, अभी आपको बताया गया सिपकीला के बारे में। सिपकीला दर्रा कहाँ से बताया गया? सिपकीला दर्रा अभी आपने नोट किया हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा अभी आपने नोट किया सिक्किम, ठीक है, सिक्किम नोट किया। बॉमडिला दर्रा अभी आपने नोट किया जम्मू कश्मीर। बॉमडिला दर्रा सॉरी अरुणाचल प्रदेश अभी आपने नोट किया था। बॉमडिला दर्रा, बुमला और बॉमडिला दर्रा आपने नोट किया था अरुणाचल प्रदेश। और बात आती है लिपुलेख दर्रा की, तो लिपुलेख दर्रा आपने देखा था किस राज्य से संबंधित? लिपुलेख दर्रा नीति लिपुलेख कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संदर्भित है, ठीक। अब यहाँ पे पता चल गया सबका राज्य कि सिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश और लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड। अब आपको क्या करना है, किस क्रम में लगाना है? पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है, मतलब यहाँ से आपको इस दिशा में बढ़ना है। अब इसमें से आपको देखना है कि सबसे पश्चिम में यदि हम बात करें तो कौन सा राज्य पड़ता है। देखो, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तो पड़ते नहीं है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही पड़ता है। इनमें से कौन सा पड़ेगा? तो सबसे पश्चिम में यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद फिर जब हम पूरब बढ़ेंगे तो उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तराखंड के बाद जब हम पूरब बढ़ेंगे तो सिक्किम पड़ेगा और सिक्किम के बाद हम जब बढ़ेंगे आगे तो अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। मतलब दर्रों को इसी क्रम में लगाना है। तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का है सिपकीला, मतलब पहले नंबर का। फिर उत्तराखंड का चौथा है, यहाँ पे 4th हो गया। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम का कौन सा है? नाथुला, मतलब दूसरे नंबर का, ठीक है। नाथुला के बाद बचा आपका अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बॉमडिला, तीसरा। तो क्या आया यहाँ पे? 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? बताएं, इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, जब बात आती है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे की और ई विकल्प ना दिया हो, ये वाला विकल्प ना दिया हो, ठीक है, सिर्फ ये चारों विकल्प, ये तीनों विकल्प दिए हों, तब तो आप टिक करोगे नाथुला दर्रा, ठीक है। तब आप टिक करोगे नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, ठीक। कहने का मतलब जोजिला, रोहतांग और नाथुला में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है नाथुला दर्रा। लेकिन जब डी विकल्प भी दिया हो आपकी परीक्षा में और बोला जाए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये नहीं बोला जा रहा है इनमें से वह दर्रा, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा है उसका नाम है यांगजी दीवान। और यांगजी दीवान जो दर्रा है ये 5890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यांगजी दीवान, इसका नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आ गए हैं हम इतिहास के प्रश्नों पे, ठीक है। आज आपके लिए एक होमवर्क है भूगोल के प्रश्नों में, सभी को करना है,
होमवर्क है कि नीलगिरी की नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, पहली बात कि वो कहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान से संदर्भित हैं, या छोड़ दो, राष्ट्रीय उद्यान छोड़ दो, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनके समीप कौन सी घाटी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि नीलगिरी की जब बात करते हैं तो केरल की भी बात कर लेते हैं, आपको बताना है केरल में कौन सा दर्रा है। दो प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस घाटी से, किस वैली से संदर्भित हैं, दूसरा केरल में कौन सा दर्रा आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। होमवर्क भी दिया था, बहुत सारे छात्रों ने जवाब भी दिया था, ठीक है। तो आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि केरल में इन चारों में से कौन सा दर्रा पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ दी हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन। अब इनमें से आपको टिक करना है, ठीक है, इनमें से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलिए उत्तर का चुनाव करिएगा। यहाँ पे जो संगठन दिए हुए हैं उनसे जुड़े हुए कौन से व्यक्ति हैं, उन्हीं को यहाँ पे टिक करना है, उन्हीं से संदर्भित ये प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैसे प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज से इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो प्रार्थना समाज से संदर्भित हैं, इन चारों में से कौन से व्यक्ति हैं जो प्रार्थना समाज से संदर्भित हैं। प्रार्थना समाज की जब आप बात करते हो तो आपको पता है प्रार्थना समाज का जो संदर्भ है ये रानाडे से है। किससे है? रानाडे से है, ठीक है। दूसरा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय से संदर्भित है। आर्य समाज की बात करें दयानंद सरस्वती से संदर्भित है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की बात करें स्वामी विवेकानंद से संदर्भित है। तो आसानी से आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम लगातार समाज सुधार आंदोलनों के अंतर्गत ही प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इस आधार पे आप अपने उत्तर का टिक करेंगे। शारदा एक्ट किससे संदर्भित था, बताएं। शारदा एक्ट किससे संदर्भित था? बाल विवाह प्रतिबंध, अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह प्रतिबंध, जनजातीय विवाह प्रतिबंध। बताएं शारदा एक्ट किससे संदर्भित था? चलिए शारदा सॉरी माफ़ करिएगा, आज आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा इसकी वजह से। चलिए बताइएगा शारदा एक्ट किससे संदर्भित था? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्या है निष्क्रिय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है। ऐसे सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप फिर से उठ कर आएँ, क्योंकि जब गिर कर आप संभलेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आप कहीं के फिर नहीं रहेंगे और ये जो समाज है फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे सभी छात्र जिनकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी, आपके लिए एक दूसरा मौका मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है। तो प्लीज़ अपनी मैक्सिमम ऊर्जा के साथ लग जाइए और अपने आप को साबित करके दिखाइए, क्योंकि आप जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, ये समाज ऐसा है कि जो असफल लोग होते हैं उनको जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, उनको रहने नहीं देता। यदि आप अभी नहीं संभलेंगे, यदि आप अभी नहीं संभलेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समाज है आपको इस प्रकार से जीने नहीं देगा। आप जानते हैं बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं, आप सफल नहीं होंगे यदि आप कहीं बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं, पटना है, दिल्ली है, कहीं भी हैं, और आप सफल नहीं होते हैं, बार बार असफल होते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सुनने को पड़ता होगा। और वही लोग जो आपके लिए निगेटिव बातें करते हैं, जो आपकी छवि को धूमिल करते हैं, जो आपकी छवि को नकारात्मक इमेज आपकी प्रस्तुत करते हैं, जब आप सफल हो जाएंगे ना तो वही सबसे पहले आपके पैरों में गिरेंगे। और वही हर किसी के साथ ही होता है, जब कोई सफल होता है तो जो लोग सब आलोचना करने वाले होते हैं वही सबसे पहले मिलते हैं, वही सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है इस चीज़ का कि मैंने आलोचना की थी। तो आप
कहीं भी कोई भी प्रतिक्रिया किसी को नहीं देना है, ठीक है। आप सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा उनको जो है हराना है, क्योंकि आप जानते हो यदि आपने घर पे बोल दिया कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो या राज्य विशेष की तैयारी करने जा रहे हो, तो इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे आपके होंगे जो इस फैसले से खुश नहीं होंगे। फैसले से खुश नहीं होने का मतलब ये है कि नहीं चाहते कि आप सफल हो, नहीं चाहते कि आप अच्छे स्थान पर जाओ, तो वो क्या करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूरा अपना जोर लगा देते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से, ज़रूरी नहीं कि डिस्टर्ब करने के बहुत सारे माध्यम हैं, तो वो चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है वो बंटे। तो कभी भी जो कर रहे हो ना, उसको किसी को नहीं बताना। आप क्या चाहते हो अपने अलावा किसी को मत बताओ। आप कर रहे हो, बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, कोई यदि आपसे पूछता है, कोई भी पूछता है, परिवार के अलावा जो रिलेटिव्स हैं उनके अलावा यदि कोई भी पूछता है, आप यूपीएससी मत बताओ, आप उससे बताओ बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे को, बहुत खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उससे बताओगे कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसको लगेगा नहीं, अगर आप ठीक ठाक हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है आपकी, तो उसको एक रहेगा मन में, यार ये एसडीएम बन जाएगा कुछ दिनों में, तो लोग आपकी टांग खींचेंगे। तो कभी भी जो लाइफ में करना है ना, परिवार जनों के अलावा किसी को मत बताओ। आप यूपीएससी की कर रहे हो, आप बताओ भाई कलर की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, मत बताओ, क्योंकि जब छोटा बताओगे तो उसको बहुत खुशी होगी। जब आप अपना लक्ष्य बड़ा रखते हो, आप अपना एम बड़ा रखते हो और उसको बताते हो, तो निश्चित रूप से भले ही वो चेहरे पे वो कुछ पल के लिए वो मुस्कान आए, कुछ पल के लिए आपको शुभकामनाएं दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, ठीक है। तो लाइफ में क्या करना है, सिर्फ अपने तक सीमित रहो, पहले शोर नहीं मचाना है। आप सफल हो जाओगे तो आपकी सफलता जो है वो ऐसे ही शोर मचा देगी, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ अपने आसपास हमेशा सकारात्मक लोगों को रखो। परीक्षा के समय में विशेष रूप से आपके आसपास जिनके साथ आप समय बिताते हो, जिनके साथ आप बातचीत करते हो, वो सकारात्मक दृष्टि वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपको लगातार कोसते रहें, वो ये हो कि आपका लगातार मनोबल बढ़ाने वाले लोग आपके पास हों, तो निश्चित रूप से आप बेहतर करोगे। यदि कोई आपके साथ ऐसा रहता, कोई मान लीजिए आप पढ़ाई करते हो, आपका पार्टनर ही ऐसा है, ठीक है, जो लगातार बोल रहा भैया होता नहीं है, हमारे गांव के भी इतने लोग कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो वो क्या है, वो निगेटिव भर रहा है दिमाग में, तो ऐसे लोगों से दूर रहे। और दूसरी बात कि जब भी आप तैयारी करने जाते हैं, देखो हर कोई सिंगल नहीं रहता है, ठीक है, आप पार्टनर रखते हो, तो जो भी आपका पार्टनर है, रूम पार्टनर है, उससे कम से कम आपके लेवल का हो। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि वह भी पीसीएस की तैयारी करने वाला आपके साथ हो। ऐसा नहीं है कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, और साथ जो आपके रह रहे हैं वो बैंक की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, फिर आप में जो सामंजस्य है वो नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग है, तो वो अच्छे से बात नहीं बन पाएगी। प्रयास ये करना चाहिए जिस लेवल के आप हो, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आप जिसके साथ भी रह रहे हैं वो आपके साथ उसी लेवल का हो, ठीक है। और बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। ये समाज किसी को भी नहीं छोड़ता और असफल लोगों को तो एकदम नहीं छोड़ता है। तो परिवारजनों के अलावा किसी की बातों को भी गंभीरता से नहीं लेना है, सुनना है और निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि एक परिवार के ही सदस्य हैं जो आपके सफलता में और असफलता में लगातार आपके साथ रहेंगे, बाकी लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका अपना अच्छा सब कुछ बना है, तो हर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि यार तैयारी करने आए हैं, शादी विवाह में जाना है, लोगों के मित्र के बर्थडे में जाना है, तो थोड़ा दिन इग्नोर करें, थोड़ा दिन ये तपस्या है, इसको करें, क्योंकि आप इतना मान के चलिए, यदि आपका सब कुछ अच्छा रहता है, आपका सब कुछ अच्छा बना रहता, अच्छा बना रहने का संदर्भ में यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत रहते हो लाइफ में, तो रिश्ते नाते सब बनते रहेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो तो निश्चित रूप से कोई भी जो आपके बहुत खास मित्र होंगे वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो ज़रूरी क्या है कि अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। और ये रिश्ते नाते ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये आज के समय में यदि हम बात करें तो परिवार के अलावा यदि हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो परमानेंट हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं आप सबके, टेलीग्राम पे भी बहुत मैसेज आते हैं, और अब क्या ही बताएं, कुछ लोग तो इतने डिप्रेशन, मेरे पास 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो इतने डिप्रेशन में हैं, और सिर्फ किसकी वजह से, वही रिलेशन की वजह से। तो प्लीज़ ये सब छोड़ो, ये सब मोह माया है, इसके चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। अभी जो अपना लक्ष्य है वो करो। आप अपना लक्ष्य अचीव कर लोगे, जिस दिन आपका बीपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, जो आज आपके साथ नहीं है
वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, तो परेशान नहीं होना है। अभी सिर्फ प्रथम प्राथमिकता में अपनी तैयारी को रखिए। कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आपसे बात नहीं कर रहा है, छोड़ दो, ठीक है। अगला नहीं कर रहा है तो आपका भी तो कुछ अपना है आत्मसम्मान। तो अपना जो आत्मसम्मान है ना उसको बनाए रखो, उसको जो आपकी अपनी इमेज है ना उसको कभी गिरने मत दो, ठीक है। लोग आते जाते रहेंगे, आप सफल हो जाओगे, लाइन लग जाएगी लोगों की। तो शारदा एक्ट किससे संदर्भित था, बात इस पर कर लेते हैं। देखो आपके मैसेज आते हैं, हालांकि डेली में जवाब नहीं दे पाता टेलीग्राम पर, लेकिन जब भी जवाब देता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे भी हंसी आती है कि समझाने के बावजूद भी लोग लगातार इसी चीज़ पे अटके रहते हैं। बार बार कहता हूँ कि यदि सफल होना है लाइफ में, अपने आसपास सकारात्मक रखो। जो आपकी वैल्यू करता है उसके पास रहना सीखो, जो आपकी वैल्यू नहीं करता है छोड़ो उसको, साइड में करो उसको और अपने लक्ष्य के लिए काम करो, ठीक है। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, जो आपकी वैल्यू को रखता हो, जो आपको समझता हो, आपकी तैयारी को समझता हो, आपकी परिस्थितियों को समझता हो, इन सब के बावजूद भी सब में सामंजस्य बनाकर भी आपके साथ लगा है, ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हो मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो जो आपकी वैल्यू रखता है उसकी वैल्यू रखो, उसको कभी निराश मत करो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो वैल्यू नहीं रखता है, जो कद्र नहीं करता है आपकी, उससे छोड़ो, फिर दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे लोग जो हैं लाइफ में जल्दी नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो यदि आपके पास अच्छे लोग हैं तो प्लीज़ उनको अपने पास बनाए रखो, क्योंकि एक तैयारी का एक ऐसा पड़ाव आता है जीवन में कि ज़रूरी पड़ता है, सबके लिए ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा आसपास हो जिसके पास आप जाकर, जिससे आप अपनी सारी समस्याएं बता सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो परिवार के बाहर का ही कोई व्यक्ति हो, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो किसी भी संदर्भ में कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि कोई आपकी वैल्यू रखता है तो आप भी उसकी वैल्यू रखो। यदि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी तैयारी को नहीं समझता है, आपकी परिस्थितियों को नहीं समझता है, उसकी अपनी अलग ही जिद है, तो प्लीज़ उससे दूरी बना लो, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए, शारदा एक्ट संबंधित था किससे? शारदा एक्ट संबंधित था किससे बताइए? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। और बाल विवाह प्रतिबंध से संदर्भित था। इस एक्ट के माध्यम से जो लड़कियां थी और जो लड़के थे उनकी एक उम्र निर्धारित की गई थी, न्यूनतम विवाह की उम्र। लड़कियों के संदर्भ में 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों के संदर्भ में 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। चले, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की बताएं? मैडम HP, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। किसने इसकी स्थापना की थी आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, आपको बता दें 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में 1882 ईस्वी में भारत में मद्रास में इसकी कार्यालय खोला गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्देश्य यदि हम बात करें तो इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका विश्वास हिंदू धर्म में जगाना, हिंदू धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उसको उनको बताना, जिससे उनका विश्वास हिंदू धर्म में बन सके, जिससे उनका विश्वास हिंदू धर्म में बढ़ सके। तो इसकी स्थापना किया था मैडम HP ब्लाउस्की ने। इनका नाम आपको याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखा रहता है, कहीं कहीं भारत सेवक मंडल लिखा रहता है। तो दोनों के संदर्भ में आपको याद रखना है। बताएं, 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएं? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रानाडे। देखो, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी जो है स्थापना इस सोसाइटी की थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई हैं
और उनके स्थापना करने वाले या उनसे संदर्भित व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही है, मतलब कि 3 इसमें गलत सुमेलित है, तो एक कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। जैसे सबसे पहले यदि हम बात कर लें तो सत्य शोधक समाज, बहुत पढ़ा आपने, बहुत रटा दिया मैंने। सत्य शोधक समाज का संबंध है ज्योतिबा फूले से। किससे संदर्भ है? ज्योतिबा फूले से, मतलब ये गलत है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के बारे में मैंने आपको बताया, इसका संबंध किससे था? देवेंद्रनाथ टैगोर से, तो ये भी गलत है क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, तो तत्वबोधिनी हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर है भारतीय ब्रह्म समाज, क्या ये राजा राम मोहन राय से संदर्भित है? गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज का संदर्भ जो है वो राजा राम मोहन राय से था, लेकिन जब भारतीय ब्रह्म समाज की बात आ जाती है तो इसका संदर्भ हो जाता है केशव चंद्र सेन से, मतलब ये भी गलत है। अब अगला दिया है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी आपने देखा कि इसका संदर्भ गोपाल कृष्ण गोखले से है, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। अगला, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद फिर जवाब देना है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, या निम्न कोटों के आधार पर आपको उत्तर देना है। चले बताइएगा। देखो एक चीज़, सबसे पहली पंक्ति यदि आप पढ़ते हैं तो क्या है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। राजा राम मोहन राय जो थे वो एकेश्वरवादी थे, लगातार उन्होंने एकेश्वरवाद का जो प्रचार प्रसार किया था, तो ये तो सत्य है। दूसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया, ये भी सत्य है। तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, जी एकदम सत्य है, मतलब इसका तीनों कथन सही है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? बताएं। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। मंदिर प्रवेश से संदर्भित ये दंगा किसके कारण हुआ था? ये नडारों के कारण हुआ था, नडारों को रोक थी, इन्हीं के कारण ये हुआ था, बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। यहाँ पे देखो कुछ संस्थाओं के नाम दे दिए गए हैं और बोला गया है कि जिस तरह से नाम दिए हुए हैं उसी तरह से उनके स्थापनाकर्ता व्यक्तियों के नाम आप क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज दिया हुआ है। प्रार्थना समाज आप सब जानते हैं, बार बार आपने पढ़ा है प्रार्थना समाज के बारे में। क्या है प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के बारे में आपने पढ़ा था कि इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। तो आत्माराम पांडुरंग किस में दिए हैं? 2 विकल्प में दिए हैं, अभी हम दोनों को टिक कर लेते हैं। अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया की जब बात करते हैं तो इनका संबंध था मोहनदास करमचंद गांधी से। यहाँ पे ज्योतिबा फूले, मतलब ये विकल्प आपका हो गया बाहर, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है? लोकहितवादी संस्था। लोकहितवादी संस्था आप जानते हैं गोपाल हर देशमुख ने शुरू किया था, ठीक है। अगला है सत्यशोधक समाज, अभी आपको बताया ज्योतिबा फूले। इसके बाद अगला कौन सा है? रहनुमाई मजदेओसन सभा, और इसके हैं नैरोजी फुदरोनजी। यदि आपको नहीं भी पता है तो भी ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं। यंग इंडिया पिछली कक्षा में कई बार मैंने बताया था, याद होगा आपको। प्रार्थना समाज याद होगा और लोकहितवादी याद होगा, या सत्यशोधक समाज के बारे में याद होगा, तो आप जवाब दे सकते हो। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला, हॉली पद्धति किससे संदर्भित थी? हॉली पद्धति किससे संदर्भित थी? हॉली पद्धति किससे संदर्भित थी आपको बताना है, बताएं। हॉली पद्धति किससे संदर्भित थी? आपको बता दें, हॉली पद्धति जो है यदि हम इसकी बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि यह जो है एक प्रकार से आंदोलन था
जो बारदौली से संदर्भित था। बारदौली आपको याद होगा, बारदौली सत्याग्रह बारदौली से संदर्भित था। और यहाँ पर एक जनजाति थी जिसका नाम था कालिपराज। क्या जनजाति का नाम था? कालिपराज जनजाति। और ये जो कालिपराज जनजाति के लोग थे, इनसे बधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। और कौन करवाता था? उच्च जातियों के लोग। जो उच्च जातियों के लोग थे वो कालिपराज जनजाति के लोगों से बधुआ मजदूरी करवाते थे। पुश्तैनी तरीके से ये चला आ रहा था। तो ये विशेष रूप से जो हाली पद्धति संबंधित था, ये बधुआ मजदूरों से संदर्भित था। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। यदि बात किया जाए किस क्षेत्र की बात है, तो बारदौली की बात हो रही है। किस जनजाति, कौन सी जनजाति हौली पद्धति से संदर्भित थी, तो कालिपराज जनजाति आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? आप जानते हो एक संगठन स्थापित हुआ था मित्र मेला। मित्र मेला नामक जो संगठन था, विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर स्थापित किया था। क्या संगठन था? मित्र मेला। और मित्र मेला जो है बाद में इसका नाम बदल दिया गया और मित्र मेला संगठन का नाम बाद में मतलब वर्ष 1904 में जो है वो बदल दिया गया। और उसी आधार पे ये जो संगठन था उसका नया नाम हो गया अभिनव भारत समाज। तो किसने इसकी स्थापना की थी? विनय दामोदर सावरकर या गणेश दामोदर सावरकर में से कोई भी नाम दिया है, आप उसको टिक कर सकते हो। इसका पूर्व नाम था मित्र मेला। चले इसको बताएं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, नेशनल इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, स्थापना कहाँ हुई थी यही आपको बताना है। और इसमें से बोला कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ संस्थाएं दी हुई हैं, यहाँ कहाँ स्थापना हुई थी वो दिया हुआ है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलें देखो, पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1839 में किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा विलियम एडम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लंदन में की गई थी, मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरा है ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लंदन में की गई थी, मतलब ये वाला गलत है। तीसरा है नेशनल इंडियन सोसाइटी। नेशनल इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा की गई थी 1870 से 71 में। किसके द्वारा की गई थी? मैरी कारपेंटर द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, मतलब ये भी सही है। अगला है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की जब बात करते हैं 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और आनंद मोहन बोस साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में नहीं, कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी गलत है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ दिया है? डी विकल्प में दिया है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको बताएं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी आपको बताना है। चलो बताएं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। प्रोटीन के पाचन में, चलो विज्ञान के प्रश्न आ गए, सामान्य विज्ञान के। क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, पाचक एंजाइम की यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख पाचक एंजाइम आप नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए पता होने चाहिए। पहला है पेप्सिन,
एक प्रकार का एंजाइम है और पाचक एंजाइम है, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा आप नोट कर लीजिए टाइलिन। टाइलिन भी एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। और तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक पाचक एंजाइम है। तो ये 3 पाचक एंजाइम है, नोट कर सकते हैं, पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन। और पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन में से यहाँ पे ट्रिप्सिन दिया है, तो यहाँ पे सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। अब यदि हम बात कर लें तीनों के बारे में कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है या जो टाइलिन एंजाइम है या जो पेप्सिन एंजाइम है, इनके बारे में यदि हम बात कर लें तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो आपके शरीर में पेप्टाइड्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो पेप्टाइड्स को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। दूसरा जो याद रखना है आपको, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइलिन एंजाइम ये आपके लार में पाया जाता है, मनुष्य के लार में ये एंजाइम पाया जाता है और ये मंड को माल्टोज में डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से इतना याद रखना कि टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, बताएं। चलें, देखो, इस एंजाइम का जो स्राव होता है शरीर में वो लार ग्रंथियों से होता है और अग्नाशय से होता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है इसको बोलते हैं एमाइलेज। तो एमाइलेज जो एंजाइम है इसका स्राव कहाँ से होता है? लार ग्रंथियों से होता है और अग्नाशय से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, आपको बताना है। चलें, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, आपको बताना है। ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में जमा होती है, ये आपको बताना है। चलें, बताइएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन या ग्लाइकोजन? चले जल्दी बताइएगा, फास्ट। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है तो आपको पता होगा मानव शरीर को ऊर्जा मिलती कहाँ से है। शरीर की ऊर्जा जो है वो मिलती कहाँ से? तो आप जानते होंगे, शुगर हो गया, ठीक है, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। शुगर, वसा और प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको बता दें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो आप याद रखिएगा पेप्टाइड बंध से होता है। पेप्टाइड बंध से जो है वो इसका निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दाल में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन तो पाया जाता है, सबको पता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बता दें प्रोलेमीन्स। प्रोलेमीन्स याद रखिएगा। दाल में प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन किस प्रकार का प्रोटीन मिलता है? वो है प्रोलेमीन्स नामक प्रोटीन, जो कि दाल में पाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या गेहूं और चावल में भी प्रोटीन मिलता है, जी हाँ, गेहूं और चावल से भी प्रोटीन मिलता है और उसका नाम है ग्लूटैलिन। क्या नाम है? ग्लूटैलिन। ये भी आपको याद रखना है। ये कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटैलिन नामक जो प्रोटीन है ये गेहूं से प्राप्त होता है और चावल से मिलता है। और दालों में यदि हम बात करें तो प्रोलेमीन्स नामक प्रोटीन हमें मिलता है, ठीक है। प्रोटीन में यदि हम बात करें नाइट्रोजन कितना होता है, तो प्रोटीन में 16% जो हिस्सा होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया,
प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। पहला नाम है मुल्डर और दूसरा नाम है ब्राजीलियस। क्या नाम है? ब्राजीलियस और मुल्डर। ये दोनों लोग हैं जिन्होंने प्रोटीन का नामकरण किया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दो सूचियां दी हुई हैं और दोनों को मिलान करना है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ लिखा है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, और एक तरफ लिखा है पेप्सिन, कैरोटीन, केरेटिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। बताएं, आपको बताना है कौन सा क्या है। बहुत आसान सा है। अभी आपने एंजाइम पढ़ा ही, ठीक है, एंजाइम आपने अभी पढ़ा, प्रोटीन अभी आपने पढ़ा, तो अब जवाब दीजिए। जैसे बोला जा रहा है विटामिन, इनमें से विटामिन क्या है? पेप्सिन क्या विटामिन है? क्या कैरोटीन विटामिन है? क्या केरेटिन विटामिन है? या टेस्टोस्टेरोन क्या विटामिन है? तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है विटामिन की जब बात करते हैं तो कैरोटीन जो है यह एक विटामिन है। दूसरा बात कर रहे हैं एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए हार्मोन कौन सा है, तो हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इसमें है केरेटिन। केरेटिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चले। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है कहाँ? विटामिन में, वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में। आपको बता दें इनमें से जो विकल्प है सही है उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम होता है और ऑक्सीजन कम होने के कारण उसका ऑक्सीकरण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। और इसका उत्तर है बी विकल्प, वसा। ठीक है, इसको बताएं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसका? सेब किस चीज़ के बड़े स्रोत हैं बताएं। और विशेष रूप से बात हो रही है हृदय रोगियों के लिए। तो सेब के सेवन से सबसे पहली बात कोलेस्ट्रॉल जो है वो घटता है। सेब में पोटेशियम पाया जाता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। और पोटेशियम यहाँ पे अकेले तो दिया नहीं है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है और पोटेशियम जो है इसकी मात्रा सर्वाधिक यहाँ पे होती है। तो इसका सी विकल्प हो जाएगा पोटेशियम और फास्फोरस। इसको बताएं, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया तो रट गया होगा सबको। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब। चलें, देखो इसका सही उत्तर है विटामिन के। चले इसको बताएं, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? सबको पता है खट्टे फलों में संतरा। ठीक है, इसको बताएं। रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? रतौंधी किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण। ठीक है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है आपको बताना है। फास्ट जवाब। 4 विकल्प आपके सामने हैं, विटामिन ए, एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन। आपको पता है इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न आ गए, ध्यान से समझना है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने एक विशेष प्रणाली को विकसित किया है?
प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक विशेष प्रणाली को विकसित किया है, जिसको बोलते हैं MTS। क्या बोलते हैं इस प्रणाली को? MTS। MTS प्रणाली क्या है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो किस राज्य ने विकसित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए। तो आपको बता दें ये जो राज्य है इसने, चलो उसको बाद में भी बताते हैं। सबसे पहले इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ये तकनीक डेवलप की है, ये सिस्टम बनाया है। और महाराष्ट्र को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने हरा दिया किसमें? रणजी ट्रॉफी में। और 41 बार का जो चैंपियन है महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी का, वो इस बार हार गया और मध्य प्रदेश नया चैंपियन बना है रणजी ट्रॉफी का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले दिनों मैंने बताया भी है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही इस्माइल परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? इस्माइल परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? बताएं, इस्माइल परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? देखो इस्माइल का अपना फुल फॉर्म है जो पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, इस्माइल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इस्माइल का फुल फॉर्म की जब बात करते हैं तो सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज, इसको आप नोट कर सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप नोट कर सकते हैं। और विशेष रूप से 365 करोड़ रुपए बजट में इस योजना के लिए प्रावधान किया गया। और आपको बता दें कि विशेष रूप से जो इस्माइल परियोजना है ये उनके लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए और जो भिक्षावृत्ति करते हैं। तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति करने वाले समुदायों के लिए एक विशेष योजना है जिसके माध्यम से इन लोगों को प्रत्यक्ष तरीके से कुछ आप कह सकते हो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा या प्रत्यक्ष तरीके से इनको लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुओं के लिए यह योजना है, किसकी है? ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह। पर्वतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की जाएगी? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर पर्वतमाला परियोजना शुरू की जाएगी? आपको बता दें, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार के बजट में इसकी चर्चा की गई थी। और इस बार के बजट में जब इसकी चर्चा हुई थी तो यहाँ पे बोला गया था कि विशेष रूप से जो पर्वतीय राज्य हैं और पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे राज्य हैं उनके लिए यह शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें शामिल है जहाँ पे शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पर्वतीय राज्य के लिए शुरू की जाएगी, उत्तर प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश ये भी नहीं है। तमिलनाडु ये भी नहीं है। क्या मणिपुर है? जी हाँ, मणिपुर है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए, साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, मणिपुर के लिए और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के लिए यह योजना शुरू की गई है राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, हाल ही में संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई? संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है आपको बताना है। और इस मूर्ति को जो नाम दिया गया है वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इस प्रतिमा को नाम दिया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं समता मूर्ति। ठीक है, समता मूर्ति। तो ये जो समता मूर्ति है 216 फीट की, ये कहाँ स्थापित की गई है? और आपको बता दें कि बैठी मुद्रा में यह लेटी मुद्रा में यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो इस मुद्रा में है वो है ग्रेट बुद्धा की, जो कि थाईलैंड में देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 302 फीट है। और आपको बता दें ये जो समता मूर्ति है ये पंचलौह से बनी है। आप अक्सर सुनते होंगे पंचलौह। तो पंचलौह में कौन कौन सी धातुएं आती हैं?
पंचलौह में 5 धातुएं आती हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से इस मूर्ति को बनाया गया है और यह स्थापना की गई है हैदराबाद में। भारतीय प्रधानमंत्री खुद इसकी स्थापना कार्यक्रम में शामिल थे। हाल ही में चर्चा में रहा केसर बाउल परियोजना किस राज्य से संदर्भित है? केसर बाउल ये जो परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? केसर बाउल परियोजना, चले बताएं, केसर बाउल परियोजना किस राज्य से संदर्भित है? देखो बात हो रही है केसर बाउल की। आपको बता दें केसर बाउल परियोजना विशेष रूप से 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन 2 राज्यों में शुरू की गई थी केसर बाउल परियोजना। तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में से कौन सा दिया है? मेघालय, मतलब मेघालय इसका सही उत्तर होगा। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा पुनैरा धाम किस राज्य से संदर्भित है जिसको प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? पुनौरा धाम की बात हो रही है, आपको बताना है कि किसके अंतर्गत है। आपको बता दें प्रसाद योजना के अंतर्गत विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। तो ये जो पुनैरा धाम है ये कहाँ से संदर्भित है जिसको प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? आपको बता दें पुनौरा धाम का संदर्भ है आपके बिहार से। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हाल ही में आदि बद्री बांध को लेकर किन 2 राज्यों में समझौता हुआ है? आदि बद्री बांध ये कहाँ पे बन रहा है? आदि बद्री बांध की बात हो रही है, कहाँ पे बन रहा है और किस में समझौता हुआ है? आपको बता दें यह बन रहा है यमुनानगर में। कहाँ पे बन रहा है? यमुनानगर में बन रहा है। और यमुनानगर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर पड़ता है हरियाणा में। तो हरियाणा यमुनानगर में ये बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताएं कि किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है, क्योंकि एक तो हरियाणा हो गया आपका, तो हरियाणा तो रहेगा ही, दूसरा आपका है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच ये विवाद का विषय था, तो दोनों के बीच समझौता हुआ है और अब आदि बद्री बांध यमुनानगर हरियाणा में बन रहा है। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में लगातार 2 बार इन्होंने खिलौने के क्लस्टर की बात की है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलें, तो सबसे पहले आपको बताना है कोप्पल टॉय क्लस्टर। ये जो कोप्पल टॉय क्लस्टर है इसका संदर्भ किस राज्य से है? सबसे पहले ये आपको बता दें तमिलनाडु में बनते हैं मिट्टी के खिलौने, इनको जीआई टैग दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, जीआई टैग मिल चुका है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए चमड़े के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इंदौर शहर जो है, इंदौर के चमड़े के जो खिलौने हैं ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो सबसे पहला नाम आता है बुहानी। बुहानी के लकड़ी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ चन्ना पटन्ना का नाम आपने सुना होगा, पूर्व में चर्चा में था। चन्ना पटन्ना जो है ये कर्नाटक में है और यहाँ पर भी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। ये जो चन्ना पटन्ना के खिलौने हैं ये भी लकड़ी के खिलौने होते हैं, ये कर्नाटक से हैं। और आपको बता दें जहाँ पर जिस रीजन में ये चन्ना पटन्ना के खिलौने बनाए जाते हैं, इस रीजन की लगभग 35% जो आबादी है, इस क्षेत्र की जो 35% आबादी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन खिलौनों के निर्माण से जुड़ी हुई है। तो कर्नाटक का जो चन्ना पटन्ना खिलौना है ये अपने आप में आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, तो चन्ना पटन्ना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कोप्पल टॉय क्लस्टर, तो कोप्पल टॉय क्लस्टर भी कर्नाटक से संदर्भित है। ए विकल्प आपका इसके लिए सही उत्तर है। तो याद रखिएगा इंदौर का चमड़े का खिलौना, बुहानी और चन्ना पटन्ना के लकड़ी का खिलौना भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है आपको बताना है। चले बताइएगा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर है केरल का कोच्चि। ठीक है, ये विकल्प सही उत्तर है।
हाल ही में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस नदी पर? महाकाली नदी पर पुल बनाने की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो आपको बता दें महाकाली नदी की बात हो रही है। आप जानते हैं महाकाली नदी भारत और नेपाल संबंधों में विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि काली नदी का उद्गम 3 जगहों से माना जाता है, ठीक है, और उसी को लेकर विवाद है। नेपाल कहता है कि जो सबसे पश्चिमी, नेपाल के संदर्भ में जो सबसे पहला पड़ता है, जैसे काली नदी का जो विवाद है कुछ इस तरह है। ये 3 सोर्स हैं, एक यहाँ से नदी निकल रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। नेपाल कहता है कि ये वाली जो काली नदी है, ये वाली जो काली नदी है, और भारत क्या कहता है? भारत कहता है, देखो नेपाल इस तरह से है, मान लो इधर के बाद नेपाल हो गया, तो नेपाल कहता है कि ये वाली जो काली नदी है ये असल में काली नदी है, क्योंकि जब समझौता हुआ तो वहाँ पे सिर्फ काली नदी का जिक्र है। काली नदी की मुख्य धारा ये है, इसलिए हमारी सीमा यहाँ से शुरू होती है। भारत कहता है नहीं, काली नदी की जो ओरिजिन है वो यहाँ से, इस वाली शाखा से होता है, इसलिए ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से शुरू होगा। तो ये विवाद का विषय है। तो किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। तो ये पुल बनाने के लिए भारत किससे समझौता करेगा? जिससे विवाद है उसी से, तो नेपाल से करेगा। और ये पुल कहाँ पे बन रहा है? धारचूला नामक स्थान पर बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और प्लीज़ यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।